हेलो एवरीवन। वेक्टर का थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और रेजोल्यूशन वाला पार्ट देखेंगे। वेक्टर लेक्चर 3 हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में सपोज हमें एक वेक्टर दिया हुआ है ए, और इसमें से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें ये निकालना है। तो हमें अगर a माइनस बी निकालना है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि a प्लस माइनस बी वेक्टर। मतलब हम बी वेक्टर को अगर रिवर्स कर दें और a में ऐड कर दें तो सेम बात हो जाएगी a माइनस बी। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, a वेक्टर को एज इट इज रखेंगे और प्लस, और b वेक्टर को रिवर्स कर दिया तो ये माइनस बी वेक्टर बन गया, जिसको हम कुछ बोल सकते हैं एक नया वेक्टर c है। माइनस बी वेक्टर को हमने एक नया वेक्टर नाम दे दिया सी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ए और सी वेक्टर को ऐड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना रहेगा, ए रहेगा, माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड बी रहेगा, और ए और बी के बीच में एंगल कितना था, थीटा। हमने यहाँ पे एंगल दिया है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होगा तो ए और माइनस बी के बीच में हमें एंगल निकालना पड़ेगा। एक बार हमें एंगल पता चल जाएगा तो हम लोग मैग्नीट्यूड पता है दोनों वेक्टर का जिनको ऐड करना है, और उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे तो फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, ऐड करना तो हमें पता है, हमने पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर ए के हेड से सी वेक्टर ड्रॉ किया, सी मतलब वही माइनस बी वेक्टर, और इनको ऐसे ऐड किया तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी। अब देखो हमें ये पता है कि अगर मैं b वेक्टर को ड्रॉ करूं तो b वेक्टर यहाँ पे ऐसे आ रहा होगा ना, इसके अपोजिट में, माइनस बी वेक्टर के अपोजिट में b वेक्टर आ रहा होगा। ये b वेक्टर है, और अगर a को आगे एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल होगा एंगल बिटवीन a एंड b। तो ये अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका मतलब a और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल किसको बोलेंगे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। जिन भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है वहां पे हम हेड को आगे एक्सटेंड करते हैं जब हेड और टेल कोइंसाइड होते हैं, और बाहर वाला एंगल निकालते हैं ना, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हमें अब क्या करना है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और सी वेक्टर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी, और उनके बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, और इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिशन वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता ना, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी के बराबर ही होगा, प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है ना। जब सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो या तो आप यहाँ पे अगर प्लस कर रहे हो तो एंगल 180 माइनस थीटा लो, मतलब ए और माइनस बी के बीच का एंगल लो, या फिर ये ध्यान रखो कि एंगल ए और बी के बीच का लेना है थीटा, और यहाँ माइनस हो जाएगा।
तो हम इस चीज को ऐसे ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एंगल उनके बीच में थीटा है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर हमें उनका एडिशन निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड ना, ए प्लस बी मॉड लिखने का भी मतलब वही होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर हमें वहां पे सब्ट्रैक्शन निकालना है, सब्ट्रैक्शन मतलब a माइनस बी, तो सब कुछ सेम होगा। इसका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट, इसको अगर हम r1 बोल देते हैं, इसको कुछ r2, तो सब्ट्रैक्शन वाले रिजल्ट के टाइम में बस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है कि माइनस भी लगा दिया और थीटा को 180 माइनस थीटा भी कर दिया ना, वो नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना है थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और जब एडिशन निकालना है तो यहाँ प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन निकालना है तो यहाँ माइनस आएगा। फिर हम यहाँ पर अगर एंगल निकालें कि ए का ये जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आया वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल निकालें तो वो कितना हो जाएगा? एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास दो वेक्टर थे, ए और माइनस बी वेक्टर ना। हम ऐसे सोचेंगे, ए वेक्टर है और एक माइनस बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो ए के साथ एंगल निकालना है तो हम फॉर्मूले में डाल देंगे tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड तो माइनस बी का भी बी रहेगा, बस साइन थीटा की जगह थीटा कितना है? और ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा। एंगल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया एडिशन वाला, और ये ध्यान रखा कि जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड ए और बी हैं, बट एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो ऐसे ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। फाइनल फॉर्मूला में जो थीटा है वो हर जगह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये नहीं करना है कि यहाँ माइनस भी लगाना और थीटा को 180 माइनस थीटा भी, दो दो बार नहीं डालना है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया। सब्ट्रैक्शन करना एकदम आसान है, बस हम क्या करेंगे? वेक्टर को, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको रिवर्स करके ऐड कर देंगे। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें हम लोग, सपोज ये दिया है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज also a unit vector. Find difference of unit vector. अगर दो यूनिट वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है तो उनका डिफरेंस हमें बताना है। इस क्वेश्चन को हमने शुरू में भी किया था एडिशन के टाइम पे, बट वहां पे केवल एंगल निकाला था। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए कैप और बी कैप, और इनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, मान लो r1 है। जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो r1 कैप मिल रहा है, तो हमको इसका डिफरेंस बताना है ना, a माइनस बी कैप बताना है। वो मान लो आपका कुछ r2 है। तो अब r2 की यूनिट वेक्टर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, हमें नहीं पता वो कितना है, तो हम कुछ उसको ऐसे लिख देंगे। तो एक बार हम एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब एडिशन वाला लगाएंगे तो रिजल्टेंट कितना है? 1 यूनिट वेक्टर है ना। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों यूनिट वेक्टर है, प्लस 2a बी कॉस थीटा। और जब हम डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस चाहिए हमें,
R2 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे जब, तो ये वाला प्लस वाला टर्म है, ये माइनस वाला, ये कट जाएगा, यहाँ 1 + 1 2 और ये 2 दोनों ऐड होकर के यहाँ पे आ जाएंगे 4, तो ये हो गया 4, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, सबको क्लियर है? या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पहले पार्ट से थीटा निकालें जो कि 120 डिग्री आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 और यहाँ डाल दें, -1/2 डालेंगे तो ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा। और ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज कोई पार्टिकल है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा था विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और इन 2 सेकेंड उसने अपना डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ की तरफ कर लिया। अब उसकी वेलोसिटी हो गई, अब भी स्पीड सेम बनी हुई है, डायरेक्शन चेंज कर लिया। टाइम कितना लगा उसको? 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी v आई थी, ये vf हुआ। तो हमें यहाँ पे बताना है फाइंड एक्सेलरेशन। तो हम लोग देखो अभी आगे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, हमें ये निकालना है। डेल्टा v का क्या मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो हम एक वेक्टर ये बना लेंगे। फाइनल वेक्टर हमें दिखे, ये गिवन है ना, ये फाइनल वेक्टर और ये इनिशियल। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा वी निकालने जा रहे हैं। डेल्टा वी निकालने मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फिर हम इनिशियल वेक्टर को क्या लिखेंगे? प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेक्टर। हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब हमारा फाइनल वेक्टर क्या है? नॉर्थ में है, इनिशियल ईस्ट में है, तो इसका जब माइनस लगाएंगे तो ये किधर हो जाएगा? वेस्ट में। तो हमारे पास क्या क्या है? एक तो फाइनल वेक्टर है नॉर्थ में, प्लस और एक माइनस वी आई वैक्टर है वेस्ट में। इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? एक फाइनल वेक्टर बना लेंगे और एक, तो हम लोग यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? पहले हमने फाइनल वेक्टर ले लिया, अब हेड टू टेल इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा फाइनल वेक्टर आ गया है और ये इनिशियल वेक्टर आ जाएगा। आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं ना एडिशन के टाइम। तो अब कितना कितना हो जाएगा? ये 10 है मैग्नीट्यूड वाइज, इसका कितना मैग्नीट्यूड है? 10। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 10। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो ये कितना आ जाएगा? 10√2। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में निकालने जाएंगे तो दोनों के बीच में 90 एंगल है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 ना। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा ना, ये टर्म 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 10√2। तो ये हमने डिफरेंस निकाल लिया ना, डेल्टा वी। और अगर हम ये एंगल निकालें तो ये एंगल निकालेंगे तो ये 45 आएगा। तो मतलब जो डेल्टा वी है वो किधर को है? अगर आप ऐसे बनाएंगे, इधर हमारा ईस्ट था, इधर को वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ से 45 डिग्री पे ऐसे आ रहा है, इधर को डेल्टा वी है। जिधर डेल्टा वी होगा उधर को ही एक्सेलरेशन होता है, जिधर डेल्टा वी वेक्टर होगा उधर ए वेक्टर होगा। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा डेल्टा वी मतलब 10√2 अपॉन में टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो ये कट होगा तो आ जाएगा 5√2। और डायरेक्शन किधर बोलेंगे? अगर कोई वेक्टर नॉर्थ और वेस्ट के बीच से जा रहा है 45, तो हम डायरेक्शन क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। 45 डिग्री एंगल होता है तो हमें बताने की जरूरत नहीं होती कि कितने एंगल पे जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को। अभी हमने ट्रायंगल में देखा, इस चीज को पैरेललोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें जैसे ये पता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और एक कोई वेक्टर बी, तो अगर हम इनको लेकर के पैरेललोग्राम बनाएं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को लेकर के, तो दोनों के टेल से जो डायगोनल पास होता था वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, एडिशन ना। ये जो डायगोनल है उसको मान लो R1 बोले, तो ये हमारा एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो दूसरा डायगोनल, अभी एक डायगोनल बचा हुआ है ना ये वाला, तो ये वाला डायगोनल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सब्ट्रैक्शन को अब देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, यहाँ पे हमें यही समझना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखो हमें ये पता है कि ये सपोज एक वेक्टर हमने ए लिया और ये बी लिया और इनको लेकर के पैरेललोग्राम बनाया। तो अगर हम ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दे तो ए वेक्टर को हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर अगर ए है तो उसके पैरेलल उठा के ये भी वेक्टर ए है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। और अगर इधर को हम बोल रहे हैं ये बी वेक्टर है, तो ये सामने वाली साइड सेम है। अगर मैंने हेड इधर को बनाया तो वो बी वेक्टर होगा, लेकिन अगर मैंने हेड इधर नीचे को बनाया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये क्या बना रहा होगा, माइनस बी वेक्टर। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ए वेक्टर का हेड और माइनस बी वेक्टर का टेल कौन साइड हो रहा है, तो ये हेड टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ना ये ए और माइनस बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए माइनस बी। तो हम अब आगे से ध्यान रखेंगे कि जब हम ए और बी को ले करके कोई पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उसमें जो दोनों के टेल से डायगोनल पास हो रहा होगा वो एडिशन का रिजल्ट बता रहा होगा, और जो दोनों हेड को मिलाने वाली लाइन होगी वो वाला डायगोनल सब्ट्रैक्शन बता रहा होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि सब्ट्रैक्शन के टाइम में ये जो डायगोनल होगा उसका हेड किधर रखना है। अगर आपने a माइनस बी निकाला है, पहले a है तो a के हेड की तरफ डायगोनल का हेड होगा। अगर b माइनस ए होता तो ये b की तरफ इस डायगोनल का हेड होता। अभी हमने क्या निकाला था, a माइनस बी, तो ये हेड किधर आया इसका, a के हेड की तरफ। तो सेम वे में अगर हम लोग b माइनस ए निकालते तो यहाँ पे जो ऐसे डायगोनल जाता है इधर को हेड रखते, थोड़ा छोटा बना दिया और बड़ा कर दो, ऐसे जो होगा ये वाला हमारा b माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब पैरेललोग्राम में एक डायगोनल एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए कई बार हम क्या करते हैं, जब हम ये पूरा डायग्राम बनाते हैं तो कई बार हम ये डॉटेड लाइन पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं करते हैं, हम केवल इतना बना देते हैं कि दो वेक्टर हैं ए और बी, तो दोनों के टेल कोइंसाइड करा के बना दिए और फिर दोनों के हेड ज्वाइन कर दिए। तो जो हेड ज्वाइन करेंगे वही उसका सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर ए की साइड में हेड रखा तो ए माइनस बी है, अगर बी के साइड में हेड रखा तो बी माइनस ए है।
तो हम कई बार केवल इतना बना दिया करेंगे। हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। कई बार हम सब्ट्रैक्शन को ट्रायंगल में दिखाएंगे और ऐसे दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम अगर मान लो ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, कुछ दोनों के टेल कोइंसाइड करते हुए ए और बी, पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं करेंगे और इनके फिर हेड को ज्वाइन कर देंगे। अब हेड को ज्वाइन करने के बाद अगर हमने इसको फाइनल वेक्टर जो ए माइनस, ये जो फाइनल हमने हेड ज्वाइन किया और हेड को इधर ए के साइड रखा, तो ये क्या बता रहा है, ए माइनस बी। ऐसे ट्रायंगल बना देंगे ए माइनस बी। और यहीं पे अगर हमने ऐसे किया होता कि ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बनाया और हेड को ज्वाइन किया और फाइनल हेड हमने बी के साइड बनाया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बी बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो हम ऐसे ट्रायंगल में भी कई बार टेल टू टेल कोइंसाइड करके सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बार प्रॉब्लम आ जाएंगे जिसमें ऐसा डायग्राम बना रहेगा, तो उसमें ही हम समझ लेंगे कि क्या ए माइनस बी है। अब जैसे कि सपोज एक प्रॉब्लम है जिसमें दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और बी, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो हमें बताना है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड 3a माइनस बी, और एक है एंगल बिटवीन बी एंड 2a माइनस बी। हमें इतना करना है। तो अब देखो इस चीज को हम लोग, आप पहले तो देखिए पॉज करके खुद से सोच लीजिए, फिर ये देखिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, दो वेक्टर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं और मैग्नीट्यूड्स में सेम है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बना लेंगे, वेक्टर बी बना लेंगे, दोनों के टेल कोइंसाइड रखेंगे। इधर मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमें यहाँ a माइनस बी बोला गया, तो हम a माइनस बी मतलब ऐसे हेड से हेड मिला लेंगे और ये a माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखिए कि जो वेक्टर a और a माइनस बी के बीच में एंगल होगा वही आगे 3 मल्टीप्लाई करने पे भी होगा ना। कोई नंबर मल्टीप्लाई करने से एंगल चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये वेक्टर a है और ये एंगल b है और a और b के बीच का एंगल थीटा है। मैं अगर a की जगह 2a कर दूं तो बस ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा, 2a करने से वो वेक्टर बड़ा हो जाएगा, बट ये एंगल थोड़ी चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल आपको 3 और 2 को देख के नहीं निकालना है ना, आपको इसको a माइनस बी और a को देख के निकालना है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो हम a और a माइनस बी के बीच में एंगल निकालेंगे, तो यहाँ a है और ये a माइनस बी है, तो और ये इक्वल साइड है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, ये 90 है, तो ये दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे, ये अगर 90 है, ये 45 और ये भी 45। तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए और a माइनस बी है। दोनों के हेड कोइंसाइड हो रहे हैं। जब दोनों के हेड कोइंसाइड होते हैं तो उस टाइम पे जो स्मॉलर एंगल होता है उसको हम बोल सकते हैं ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड 3a माइनस बी कितना होगा, 45 डिग्री। अब a एंड 2a माइनस बी देखें, अगर हम ये एंगल देखें b वेक्टर और a माइनस बी, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं एंगल बिटवीन b एंड a माइनस बी। अभी एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो नहीं बोल सकते ना। एंगल कब बोल पाएंगे, जब दोनों के हेड कोइंसाइड हो रहे हो या टेल कोइंसाइड हो रहा हो। तो छोटा वाला एंगल जो होगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। अगर एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड हो रहा है तो हम हेड को आगे एक्सटेंड कर लेंगे और बाहर का एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये हमारा एंगल बी और a माइनस बी के बीच का एंगल हो गया। तो ये हमने आंसर निकाल लिया। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ।